पीओ में 100% सिलेक्शन के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ 21 दिसंबर से रोज सुबह 9 बजे ओनली ऑन एग्जाम सेंट्रिक यूट्यूब चैनल। क्या आप चाहते हैं एसबीआई पीओ में अपना सिलेक्शन? तो आ रहे हैं हम आपके सारे डाउट्स के सॉल्यूशन लेकर। 7 दिन 7 फ्री मैराथन्स के साथ स्टार्टिंग फ्रॉम 9 AM 21 दिसंबर आपके एसबीआई पीओ में 100% सिलेक्शन के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ 21 दिसंबर से रोज सुबह 9 बजे ओनली ऑन एग्जाम सेंट्रिक यूट्यूब चैनल। क्या आप चाहते हैं एसबीआई पीओ में अपना सिलेक्शन? तो आ रहे हैं हम। Hello friends and a very good morning to all of you. This is Anchal and I welcome you all on this session of the Hindu editorial analysis। और उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी vocabulary and according apart from that हम यहाँ पर descriptive का portion भी cover करेंगे। So all together you will be dealing with a lot of questions, with a lot of exercises, with a lot of कॉन्टेक्स्ट जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितनी भी चीज़ें हैं वो देखोगे तो लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत बेसिक टॉपिक है। बेसिक बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है, राइट। सो उससे पहले आई वॉन्ट एवरी वन टू शेयर द सेशन। हाउ एम आई एम एब्सोल्युटली डूइंग गुड और बस ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी, है ना। एक अच्छी चीज़ हो रही है द हिंदू एडिटोरियल्स के लिए सुबह जगने से एक अच्छी चीज़ हो रही है कि अक्सर हम रात को 1-2 बजे सोया करते थे, अब मेरी आंख अपने आप ऑटोमेटिकली 10:30-11 बजे बंद होने लग जाती है ना। तो बहुत कोशिश करके कि कोई यार मेरी वेब सीरीज़ छूटी हुई है मैं देख लूँ यार, देख लूँ प्लीज़, देख लूँ भगवान, आँख खोल दो। ऐसे करके अपने आप को हम किसी तरह से 11 बजे तक जगा लेते हैं। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि सारा काम पहले से हो के रख जाए क्योंकि बहुत दिक्कत होती है भाई, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर इस तरह से हम अपना सेशन शुरू करने वाले हैं। तो द हिंदू एडिटोरियल जो है हमारा एनालिसिस और वोकैबुलरी, ये दोनों चीज़ें हम करेंगे। शुरू करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट करे और शुरू करेंगे एक बहुत प्यारे से बहुत छोटे से कोट के साथ, दैट सेज डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांट। कह रहे हैं हर किसी दिन को इससे जज मत करो कि आज तुमने क्या पाया, बल्कि इससे जज करो कि तुमने आज क्या ऐसा बोया जो आगे जाके तुमको बेनिफिट करेगा। मतलब आज तुमने कौन सी ऐसी चीज़ के लिए मेहनत करी जो कल तुम्हारे काम आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेजेंट में जीना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। जो आपने, मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ अपने आप को इससे जज मत करो कि तुमको क्या क्या मिल रहा है आज, बल्कि इससे भी जज करो कि जो तुम्हें मिला उससे तुमने इन्वेस्टमेंट क्या करी। मैं तुमको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ बिकॉज देखो मेरे साथ क्या हुआ था ना, आई वॉज द एल्डेस्ट, मतलब सारे फैमिली में आई वॉज द एल्डेस्ट। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वॉज रियली लिटिल। तो तब मेरे को ऐसे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि जब पैसा आए तो उसके साथ करना क्या है ना। मेरे दिमाग में था पैसा आए उड़ा दो, तो वो हम कर रहे थे। लेकिन देयर इज़ वन पर्सन जो हमारी ही इज़ माई फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो उन्होंने मेरे को समझाई एक छोटी सी बात जो हम तुमको आज से समझाना चाहते हैं, बैंकर बनने से पहले समझाना चाहते हैं, ताकि तुम्हारा ये गोल जो है वो हमेशा पूरा हो जाए। ठीक है, हम एक बात बताते हैं, जो भी तुम्हारी अर्निंग होती है ना, जो भी तुम्हारी अर्निंग होती है, हम सोचते हैं कि यार हमको ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है, अब जो बचेगा वो सेविंग कर देंगे। ये हमारा गलत तरीका है। पहले हम क्या करते हैं, जो भी अर्निंग होती है उसका 10%, 20%, 30%, जो तुम्हारा मन करे, 50% जो तुम्हारा मन करे, सीधे सीधे समझ जाओ कि इतना पैसा तो मुझे निकालना ही है सेव करने के लिए। ठीक है, और इस सेविंग को मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा ताकि ये मुझे कुछ ना कुछ क्या देता रहे, कुछ अमाउंट आता रहे इससे। ठीक, और इसके बाद जो पैसा बचा है 60%, 40% जो भी बचा है, इस पैसे को मैं खर्च कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे क्या कहते हैं एक्सपेंसेस में चला जाएगा। तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज आपके पास जो आ रहा है ना, वो आने के साथ साथ हम इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। तो ये हम कोशिश करते हैं कि आप सबको पहले दिन से पता हो, ताकि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो बच्चे आपको ट्रबल कर सके, राइट। सो आज जो भी कमाओ, आज जो भी हार्वेस्ट करो, उसको इस तरह से देखो कि ये कल क्या प्रोग्रेस देगा आपको। ठीक है, चलिए तो सेशंस तो आपको पता ही है 8 AM पर होता है द हिंदू एडिटोरियल, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे एसबीआई पीओ फ्री का क्रैश कोर्स चल रहा है। 3 PM पर एसबीआई पीओ आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए भी पढ़ा रहे हैं, एसबीआई पीओ मेंस के लिए क्लर्क मेंस के बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए
सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे सेशन। पहला सेशन जो हमारा दिख रहा है आपको यहाँ पर, वो है किस चीज के ऊपर, देख लो जरा, फ्रेंड एंड नेबर के ऊपर। अब फ्रेंड एंड नेबर है, फ्रेंड भी है और नेबर भी है, मतलब हमारे साथ भी है और हमसे जुड़ा हुआ भी है, ऐसा इसका कहने का पूरा कॉन्टेक्स्ट है। समझ गए, है ना? ऐसा इसका कहने का पूरा कॉन्टेक्स्ट है। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए गाइस, है ना? जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। ये क्या है? For your instruction, my mock test score is increasing day by day. You're not only a teacher but also institution. Pranam. Thank you so much, Arup Chatterjee. Thank you so much. चलिए, so शेयर करते हैं। अभी देखो, फ्रेंड और नेबर मतलब हमारा भी है, हमसे जुड़ा हुआ भी है। नेबर है मतलब हमसे जुड़ा हुआ है, और हमारा तो हो ही जाएगा, फ्रेंड बन जाएगा फिर, है ना? चलिए, इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन टाइज विद बांग्लादेश एंड अप्रिशिएट शेख हसीना चैलेंजेस। इंडिया को अपने टाइज को बांग्लादेश के साथ जो उनका जुड़ाव है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, दैट मीन्स उसको मजबूत करना चाहिए, और अप्रिशिएट करना चाहिए शेख हसीना जो चैलेंजेस फेस कर रही हैं उनको अप्रिशिएट करके वाह 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 वाह, मतलब कि अच्छा कर रही हैं आप, ठीक है, हम आपका सपोर्ट करते हैं इस बात में, दैट्स द थिंग। ठीक है, यू नॉट टेकिंग 10 AM सेशंस, व्हाई नॉट? अल चाइना वी आर डूइंग दैट, हम कर रहे हैं 10 बजे वाले सेशंस बाबा। चलिए, क्या क्या वोकैबुलरी आज इंपॉर्टेंट है इसकी सबसे पहले देखते हैं। समिट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट किसी भी चीज़ का, ठीक है। आई हैव रीच द समिट मतलब कि मैं किसी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट पहुंच चुकी हूँ, और जो ये सोच लेता है ना, वो उसके लग जाते हैं, ठीक है, बहुत बुरे वाले। तो क्या है, समिट का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल और माउंटेन, दैट मीन्स हिल और माउंटेन से भी मतलब नहीं है। समिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाना। तो अगर ये आदमी के अंदर आ गया कि भैया हम तो समिट पे पहुंच चुके हैं, तो ये तुम्हारा बेड़ा पार हो चुका है, ठीक है, तुमको ज़रूरत है थोड़े से फ्रेश माइंड की। ओके, चलो फिर क्या कह रहे हैं, काउंटर पार्ट क्या होता है? एक ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ, आपके, देखो ऐसे काउंटर वर्ड का मतलब ना ऑपोजिट होता है, लेकिन काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आपके साथ कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो आपके साथ जो खड़ा हुआ है और उसके फंक्शंस बिल्कुल सेम है उसी की तरह जैसे आपके हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय इट, ठीक है। ओके, या 10 बजे सैटरडे को नहीं होता ना 10 बजे वाला सेशन, मंडे टू फ्राइडे होता है। आज कोई भी ले सकता है बेटा, ठीक है, आज कोई भी ले सकता है, आज कोई भी ले सकता है। मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे मेरा 10 बजे सेशन होता है। चलिए, सो डिमॉन्स्ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? गिव अ प्रैक्टिकल एग्जीबिशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाना कि भैया हाँ ऐसा है, ऐसा है, ये यहाँ पर ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। रीबूट का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस से शुरू करना। बॉर्न होमी का मतलब होता है, देखो बॉर्न का मतलब होता है चीयरफुल, खुश, गुड, है ना, और होमी का मतलब होता है क्या? कोई अपनी जगह पर ही है, तो बॉर्न होमी का मतलब है चीयरफुल, फ्रेंडलीनेस, ठीक है। वॉचडॉग का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो विजिलेंट है। अ वॉचडॉग इज अ पर्सन और कमिटी हुज जॉब इज टू मेक श्योर दैट कंपनीज डू नॉट एक्ट इलीगली और इररिस्पॉन्सिबली। एक विजिलेंट कमिटी होती है, विजिलेंट एक पर्सन होता है जो ये देखता है कि ये गलत तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रैम्पिंग का मतलब होता है बहुत तेजी, गुस्से में दौड़ते हुए चले जाना, दैट इज व्हाट वी मीन बाय इट। इंपेरेटिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम बोलते हैं हाँ समिट ये भी होता है। यस इट मीन्स द, यस इट ऑल्सो मीन्स कि हमारे कंट्रीज के बीच में क्या, दो कंट्रीज के बीच में क्या रिलेशंस है, राइट। चलिए, मीटिंग को भी बोलते हैं। चलिए, बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, किसी को मजबूती देना। ऑल वेदर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो हर वेदर के लिए सूटेबल है, ठीक है। फिर जुबली का मतलब होता है स्पेशल एनिवर्सरी इवेंट जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 25 ईयर्स पे, 50 ईयर्स पे, 75 ईयर्स पे, 100 ईयर्स पे तो सेंचुरी हो जाती है, वो नहीं होता। चलो, स्टीयरिंग का मतलब होता है गाइड करना, कंट्रोल करना मूवमेंट को, किसी चीज़ को। स्टीयरिंग व्हील होती है ना गाड़ी में, है ना, स्टीयरिंग व्हील होती है, वो गाड़ी के मूवमेंट को डिसाइड करती है कि किधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, सीधे रखना है, ठीक है। तो स्टीयरिंग मीन्स किसी की मूवमेंट को डिसाइड करना। फैक्शंस का मतलब होता है एक स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जो कि बड़े ग्रुप के अंदर होता है, मतलब एक बहुत बहुत बड़ा ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल
एक बहुत बड़ा ग्रुप समझ लो, एक पूरी कंपनी है, ठीक है। अब उस कंपनी में कोई एकेडमिक्स में भी काम कर रहा होगा, कोई कंटेंट के लिए काम कर रहा होगा, कोई डीटीपी मतलब टाइपिंग के लिए काम कर रहा होगा, और कोई टेक्निकल टीम के लिए काम कर रहा होगा। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हो गए ना, एक बड़े ग्रुप के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स हो गए, उसको आप फैक्शंस कहते हैं, ठीक है। सबर्ब्स का मतलब होता है आउटलाइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ सिटी, मतलब कि सपोज करो ये सिटी है ना, तो यहाँ पर भी अगर लोग बसे हुए हैं ना, तो इसको हम सबर्ब बोलते हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं रैडिकल, रैडिकल का मतलब होता है एडवोकेट करना कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज के ऊपर, मतलब कि कैसे कोई चीज़ चेंज हुई है, कैसे इंप्रूवमेंट आई है उसके लिए, ठीक है। ओके चलो, फिर उसके बाद आइडियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, किसी भी सिस्टम किसी भी ऐसे सिस्टम के ऊपर बेस्ड होना जो आइडियाज, बिलीफ, धारणाओं के ऊपर बना है, ठीक है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है एक ऐसी टेंडेंसी जहां पर आप किसी एक चीज की तरफ झुकाव आपका हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। पर्सन्स नेचुरल टेंडेंसी और अर्ज टू एक्ट और फील इन अ पर्टिकुलर वे और डिस्पोजिशन, मतलब एक तरीका हो जाता है कि यार नहीं इसके साथ तो गलत नहीं कर पाएंगे यार, मतलब इसके साथ नहीं यार हम गलत कर ही नहीं पाएंगे यार एक्चुअली, है ना। तो इंक्लाइन है अगर हम किसी की तरफ, तो दैट इज व्हाट यू मीन बाय इट। चलिए तो शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को बिना अपना एक भी मिनट वेस्ट करे, और इस पैराग्राफ में क्या क्या लिखा है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज, द वर्चुअल समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज बांग्लादेश काउंटरपार्ट शेख हसीना, वेयर दे डिस्कस्ड इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम द वायलेंट बॉर्डर इंसिडेंट्स टू द कोविड-19 फाइट, demonstrate their desire to reboot India-Bangladesh ties that have faced challenges in recent months. क्या कह रहे हैं, एक वर्चुअल समिट हुआ है, that means they have not met physically but they have met over a Zoom call or something ऐसा, ठीक है। तो वर्चुअल समिट हुआ है दो लोगों के बीच में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दूसरा शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की है, ठीक है। अब हुआ क्या बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, तो हुआ क्या, इन दोनों की एक मीटिंग हुई जहां पर इन दोनों ने बहुत सारे डिस्कस किए इश्यूज जो बॉर्डर से रिलेटेड थे और कोविड-19 से भी रिलेटेड थे, ठीक है। कैसे फाइट करना है कोविड-19 को, इससे रिलेटेड थे। अब ये पूरा सिचुएशन डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया और बांग्लादेश कितना ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ आने के लिए, ये ताकि ये सारे चैलेंजेस को साथ मिलकर फेस कर सके, कितना इंपॉर्टेंट हो गया इनके लिए ये सब, है ना। सो व्हाट इज इट ट्राइंग टू से, इट्स ट्राइंग टू say that there was a virtual summit, that means maybe on a phone call, maybe on a video call, they had this summit between Narendra Modi and Sheikh Hasina, where in that summit they discussed things about whatever border tensions they are facing, and they also discussed about how to fight COVID-19 in their particular countries, right? And this shows a desire that they actually want, and they actually want to reboot, that means restart a fresh tie between the two countries, and therefore giving all the free hand to face the challenges that will be faced by particular countries by any means, ठीक है। आगे देखते हैं। Mr. Modi called Bangladesh a major pillar in India's neighborhood first policy, while Ms. Hasina invited him to visit Bangladesh in March for the celebrations of the 50th anniversary of its independence. क्या कह रहे हैं, मिस्टर मोदी ने बांग्लादेश को एक मेजर पिलर बताया है इंडिया के नेबरहुड का फर्स्ट पॉलिसी में, दैट मीन्स इंडिया का नेबरहुड में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है बांग्लादेश, इन्होंने ऐसा उनको बताया है। और इसी के चलते मिस हसीना ने इन्वाइट किया है बांग्लादेश में आने के लिए मार्च में हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ताकि वो साथ में मिलकर 50th एनिवर्सरी उनके इंडिपेंडेंस की, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर सके, ठीक है। सो इन दिस समिट देयर वाज वन मोर थिंग दैट मिस्टर मोदी हैज कंफर्म्ड मिस हसीना दैट Bangladesh has been a very, very crucial, very, very important part in India's neighborhood policy. And second, Ms. Hasina also invited Narendra Modi for the event that will happen in March, as they are completing 50th year of their independence. So therefore, Ms. Hasina has invited them, and Narendra Modi has told them that this country has been a major part in its foreign policies. Now, आगे देखो, it is a key opportunity for India, which had played a major role in Bangladesh liberation in 1971, to revive the bond homie and address the issues adversely affecting the partnership. ये एक बहुत
की अपॉर्चुनिटी, मतलब एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, जो कि एक मेजर, एक बड़ा रोल प्ले कर रही है बांग्लादेश के लिबरेशन में 1971 में। दैट मीन्स 1971 में बांग्लादेश के को फ्री कराने में इंडिया का काफ़ी बड़ा हाथ था, तो इसलिए वो कह रहा है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। क्या किस चीज़ के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है? कि वो रिवाइव कर सके, मतलब वापस ला सके वो बॉर्न होमी, मतलब कि वैसी क्लोज फ्रेंडलीनेस जो उस टाइम पर थी, वैसी फ्रेंडलीनेस को वापस ला सके और एड्रेस करे इश्यूज को एडवर्सली अफेक्टिंग द पार्टनरशिप, मतलब ऐसी इश्यूज को एड्रेस करे जो पार्टनरशिप के, मतलब इन दोनों कंट्रीज के साथ आने पे अफेक्ट कर रही है, राइट? सो व्हाट्स हैपनिंग हियर? Now, because Miss Hasina has called Prime Minister Modi to celebrate their independence, 50th independence, now obviously this has to be a very, very important role in India's journey. Why? Because when Bangladesh actually got liberated in 1971, what happened was India played a major role in it. Now, this is the time that India have where India can revive, where India can restart whatever relations they had in the past, where India helped Bangladesh to liberate itself. That point of time should be connected to this point of time, and they will be able to, these things will be able to help them deal with all the challenges that they are facing while having this partnership done or made, right? तो जब जो भी problems ये face कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इनको help करेंगी ये partnership बनाकर, ठीक है? चलो आगे देखो। ओके, वो तो प्लीज़ पैसेज के साथ हाईलाइटेड वर्ड्स की मीनिंग भी लिखेगा। विपुल, हाईलाइटेड वर्ड्स की मीनिंग में पहले ही लिख देती हूँ यार, है ना? चलो। Despite the friendship remaining solid, the border has been sensitive. At least 20 Bangladeshis were killed in the first 6 months of this year along the border by Indian forces, according to a rights watchdog. Okay, तो क्या कह रहे हैं? सीधी सीधी बात ये है कि फ्रेंडशिप अभी भी, डिस्पाइट द फ्रेंडशिप रिमेनिंग सॉलिड, मतलब फ्रेंडशिप इनकी काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी बॉर्डर का जो टेंशन है ना वो अभी भी सेंसिटिव है। बॉर्डर की जो टेंशन है ना वो अभी भी दिक्कत में है। क्यों? क्योंकि 25 के करीब बांग्लादेशी को किल किया गया था पहले 6 महीने में, इस साल के 2020 के पहले 6 महीने में अलोंग द बॉर्डर। क्यों? क्योंकि इंडियन फोर्सेस के द्वारा ऑब्वियसली। और कैसे? क्योंकि उनका जो वॉचडॉग है, वो पर्सन जो देख रहा है कि यार कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, वो कमिटी जो देख रही है कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, उनके कहने पर 25 बांग्लादेशी को पहले 6 महीने में 2020 के मारा गया था इंडियन फोर्सेस के द्वारा, राइट? और इसके बावजूद जो है फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट? सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज इट सेज दैट no matter 25 Bangladeshis were killed in the starting 6 months of 2020 because our watchdog, the committee that shows whether any illegal activity is happening or not, that committee told us that this is something illegal and entering a country's border without permission. So 25 Bangladeshis were killed. Now, despite all the scenario, there was still the friendship between the two nations still remains solid, and this is a crucial point, right? आगे देखते हैं. The Teesta water dispute remains unresolved. The Citizenship Amendment Act and the proposed National Register of Citizens, which Ms. Hasina called unnecessary, have created a negative impression about India. Now, what's happening? There are 2-3 things that have created a negative impact of India on Miss Hasina, right? तो क्या कह रहे हैं? इंडिया का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आया मिस हसीना के ऊपर, और वो क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको देखते हैं। सबसे पहली बात, टीस्टा वाटर का जो डिस्प्यूट चल रहा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स, ये मिस हसीना को लगा था यार ये तो फालतू की चीज़ करवा रहे हो, अननेसेसरी है, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है इंडिया का बांग्लादेश के ऊपर। सो देर आर सर्टन थिंग्स विच आर नॉट रिजॉल्व्ड येट, फर्स्ट बीइंग द टीस्टा वाटर डिस्प्यूट दैट दे आर गोइंग थ्रू। या टीस्टा वाटर डिस्प्यूट नहीं, टीस्टा वाटर डिस्प्यूट जो कि अनरिजॉल्व है। और ओके, फर्स्ट थिंग दैट दे आर कंसर्न्ड अबाउट इज टीस्टा वाटर डिस्प्यूट इज नॉट रिजॉल्व्ड येट। सेकेंड थिंग इज मिस हसीना सेड Citizenship Amendment Act and National Register of Citizens, these two things were unnecessary, and this has created a negative impact on Bangladesh for India, right? So ये negative impact लेकर आया है, ठीक है?
वॉचडॉग इज चौकीदार नहीं रेनू, एग्जैक्टली नॉट चौकीदार। वॉचडॉग का मतलब होता है वो कोई भी कमिटी, वो कोई भी ग्रुप, वो कोई भी पर्सन जो ये देख रहा है कि कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है, इलीगल काम तो नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाट वी मीन बाय। ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पे। अबव ऑल, इन सब चीजों को अगर पीछे छोड़ दे तो क्या है, चाइना इज मेकिंग डीप इनरोड्स इनटू बांग्लादेश बाय रैम्पिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाउ आफ्टर ऑल दिस थिंग वी कैन सी बांग्लादेश का जीडीपी बढ़ रहा है, आप सबको पता ये बात है ना। तो कह रहे हैं सारी चीजें देखने के बाद चाइना ने डीप इनरोड्स बना रहा है, मतलब क्या हुआ, चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो भैया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है कि हम आपसे लेन देन करेंगे, इसको भी बढ़ा रहा है। सो व्हाट्स हैपनिंग इज आफ्टर दिस, because now Bangladesh had this negative impact and negative impression of India. Now what's happening is China went into it. China went into it and China actually started investing in infrastructure of Bangladesh, first thing. And second, it had a very good economic cooperation between these two countries. That means China and Bangladesh, right? आगे देखिए. So it is imperative for India to bolster ties with this all-weather friend, and there may not be a better time to do so than when Bangladesh is to celebrate the golden jubilee of its independence. Now because ऐसा हो रहा है कि चाइना इसके अंदर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा कर रहा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि इंडिया अपने टाइज को बोल्स्टर कर रहे, मतलब अपने टाइज को, अपने मजबूती को, मतलब या अपने जुड़ाव को और ज़्यादा मजबूत करे। ठीक है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, जो कि उनका ऑल वेदर फ्रेंड है। ऑल वेदर फ्रेंड मतलब कि जब भी ज़रूरत पड़े तब का दोस्त है ना। तो अगर ये तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वही कह रहे हैं क्या कि जो उनका ऑल वेदर फ्रेंड है, मतलब जो हमेशा ही उनके साथ खड़ा रहेगा, ऐसे इंसान के साथ, ऐसे रादर नेबर के साथ इनको अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर लेना चाहिए और अपनी टाइज को, अपनी जुड़ाव को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और कह रहे हैं देयर मे नॉट बी अ बेटर टाइम, और इससे अच्छा टाइम ये करने का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश अपना 50th जुबली सेलिब्रेट करने जा रहा है, अपना इंडिपेंडेंस की जुबली सेलिब्रेट करने जा रहा है, राइट। सो व्हाट इज इट सेइंग? इट्स सेइंग बिकॉज चाइना हैज एंटर्ड इनटू दिस मार्केट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया to strengthen the ties between the two countries, which has been a very, very close friend to India with Bangladesh, and there will not be a better time. Why? Because they are about to celebrate their 50th independence year. So India has the best time to make the ties more strengthful, and you can say this by this, right? फिर मिस हसीना हैज़ डन रिलेटिवली वेल इन स्टीयरिंग बांग्लादेश थ्रू क्राइसिस। कह रहे हैं मिस हसीना ने काफ़ी अच्छा काम किया है बांग्लादेश को क्राइसिस से बाहर निकालने का। ठीक है, अंडर द अवामी लीग गवर्नमेंट बांग्लादेश, इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया, हैज एक्सपैंडेड इट्स इकोनॉमी एंड इम्प्रूव सोशल वेलफेयर। और अवामी लीग गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में इस समय है, इंडिया ने का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था साउथ एशिया में, कौन? बांग्लादेश। उसने अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड कर लिया है और इम्प्रूव कर लिया है अपना सोशल वेलफेयर। दैट मीन्स बाहर की कंट्रीज के साथ भी इनकी जो रिलेशंस है वो बेहतर हो गए, राइट। So Miss Hasina, what has she done? Miss Hasina has done quite well in steering, that means in moving Bangladesh out of crisis, right? One thing. And second, under this government, Awami League government, Bangladesh, which was the India's largest trading partner in South Asia, has expanded its economy and improved social welfare. That means they have good terms and good relations with the other countries as well now. Despite the Awami League's tight grip over the administration, Ms. Hasina has continued to face challenges from Islamist factions. Okay, Awami League के tight grip के बाद भी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अवामी लीग के टाइट ग्रिप के बाद भी मिस हसीना ने कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं इस्लामिस्ट फैक्शंस के साथ, मतलब इस्लाम को फॉलो करने वाले जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कत आई है। War crimes and corruption trials have weakened the traditional opposition. The Bangladesh National Party and its ally, the pro-Pakistan Jamaat-e-Islami, but another Islamic group, Hifazat-e-Islam, made headlines recently when it organized mass protests against French President Emmanuel Macron and opposed the Hasina government's plan to build a statue of the country's founding father, Bangabandhu Mujibur
रहमान इन ढाका सबर्ब्स। ओके, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वॉर क्राइम्स और करप्शन जो है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, हैव वीकेंड, ये कम हो गए हैं, ठीक है। वॉर क्राइम्स और करप्शन जो है ये कम होता हुआ नजर आया ट्रेडिशनल ऑपोजिशन में, है ना। वीकेंड द ट्रेडिशनल ऑपोजिशन मतलब जो उनको अपोज करते हैं, जो इनकी ऑपोजिट पार्टी है उसको ये कम करते, उनको हटाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि किसी कंट्री में खुद सोचो ना, अगर वॉर क्राइम कम हो जाएगा, करप्शन कम हो जाएगा, तो वो कंट्री कितनी खुशहाल हो जाएगी, है ना। या तो देखते हैं, अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, हाँ यस इट इज। सो वॉर क्राइम और करप्शन को हटाने की बात हुई है, वीकेंड करने की बात हुई है ट्रेडिशनल ऑपोजिशन से, मतलब कि उनके जो अपोज में खड़े रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। द अनदर इस्लामिक ग्रुप, और इस्लामिक ग्रुप जो जिनसे प्रॉब्लम फेस करी गई है मिस हसीना को, फर्स्ट इज हिफाजत इस्लाम, और उसके अलावा कौन कौन है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के अगेंस्ट, और हसीना के एक और चीज़ थी ना, एक और थे, हाँ जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम, ये दो ग्रुप्स जो है ये न्यूज़ में आए थे बहुत ज़्यादा, और इन दोनों ने प्रोटेस्ट किया है डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, प्राइम मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, जो कि हसीना गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला गया, जो कि हसीना गवर्नमेंट के ऑपोजिट चला गया। और हसीना गवर्नमेंट में वो एक काम करना चाहती थी कि सिटी के सबर्ब एरिया में, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा नहीं रहते, कम लोग रहते हैं, वहाँ पर वो एक फाउंडिंग फादर का, मतलब बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर का स्टैचू बनवाना चाहती थी, जिसको अपोज किया गया है इन्हीं के द्वारा, और वो ढाका के सबर्ब में ये काम कराना चाहती थी, बट उन्होंने उनको अपोज किया गया, ठीक है। ओके, बांग्लादेश भी तो नाउन है, हाँ तो एक मिनट में देख लूँ ज़रा, एडजेक्टिव है आई थिंक स्टीयरिंग नाउन, अच्छा एक मिनट, स्टीयरिंग वर्ड कहाँ दिया हुआ है, हाँ नो स्टीयरिंग इज नॉट एन एडजेक्टिव, एक सेकेंड, हैज़ डन रिलेटिवली वेल इन स्टीयरिंग बांग्लादेश, दिस इज अ जेरेंड, एक्टिविटी का नाम बता रहा है, मिस हसीना ने स्टीयर किया है, ठीक है। मिस हसीना की एक्टिविटी का नाम बता रहा है कि मिस हसीना क्या काम कर रही थी, अपने बांग्लादेश को इतने अच्छे से मूव करा रही थी कि उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा था, ये बात कह रहा है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर बात हुई इनकी, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए द हिफाजत हैज क्लेम्ड दैट इंस्टॉलिंग statues is prohibited in Islam and that they would be pulled down, but the government seems determined to go ahead with its plan. तो हिफाजत इस्लाम ने ये कहा है कि भैया इस्लाम में आप किसी का स्टैचू नहीं बना सकते, और ऑब्वियसली बात है, आप देखते हो मज़ार मस्जिद आते हो, वहाँ पर किसी का स्टैचू नहीं होता, तो वो कह रहे हैं इस्लाम में लिखा है कि कोई स्टैचू आप नहीं बना सकते, और अगर आपने बनाया तो हम उसको पुल डाउन कर देंगे, मतलब हम उसको तोड़ देंगे या नीचे गिरा देंगे, ठीक है। फिर भी गवर्नमेंट डरी नहीं, गवर्नमेंट ने अपने प्लान के साथ आगे बढ़ रही है, राइट। Now, Hifazat Islam, which was a group that made challenges for Miss Hasina, now this group has totally said that you cannot make a statue of any person in any area. Why? Because in Islam, statues are not to be built, as they say, are not to be built. And if you do build a statue, we will get it down, right? So even after saying all of this, Miss Hasina didn't get scared of this, and what happened is Miss Hasina went in and went ahead with its plan, right? With her plan rather. In a speech marking Victory Day, December 16, Ms. Hasina said she would not allow the country to be divided on religious lines in an indirect reference to Hifazat. तो कह रहे एक स्पीच हुई विक्ट्री डे को मार्क करते हुए December 16 में, और इस स्पीच में उन्होंने बोला भैया मेरी कंट्री में कोई भी रिलीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं होगा, और ये इनडायरेक्ट रेफरेंस था हिफाजत को जब उन्होंने बोला इस्लाम में ये चीज़ अलाउड नहीं है. सो ऑन 16th December, which is marked as the Victory Day in Bangladesh, Ms. Hasina straight away has spoken that in this country, in my country, nothing will be divided according to the religion. So therefore, it says it all, and this was an indirect taunt that was given to Hifazat-e-Islam. Okay. India should support her fight against the radical elements. Of course, India should support her fight, whatever she's facing right now, whatever challenges she's facing inside her own country, no matter what people are saying, no matter how people are getting against her, India should support the nation. India should support Ms. Hasina, Prime Minister of Bangladesh. Why? Because once India started supporting it, we will gain that support back from there as well, right? फिर देखो क्या है, India should also
not allow the ideological inclination of the ruling party to spoil the historic relationship between the two countries. Now obviously बात है इंडिया को इस चीज़ के बारे में इंटरफेयर करना चाहिए और इंडिया को ये दो कंट्रीज के बीच का जो रिलेशनशिप बन रहा है इस रिलेशनशिप को स्पॉइल नहीं करना चाहिए. सो इंडिया शुड नॉट अलाउ आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस. दैट मीन्स इंडिया शुड नॉट बी talking about beliefs and stuff like that. Rather, this country, India, should be supporting Bangladesh for whatever development they are doing in their country. So, because they actually need it right now. The challenges that Ms. Hasina is facing, she needs support from some of the other countries so that she can strengthen her verdict. Right? फिर देखो आगे. New Delhi should take a broader view of the changing scenario and growing competition. New Delhi को एक बेहतर व्यू लेना चाहिए जो चेंजिंग सिनारियो है और ग्रोइंग कंपटीशन है साउथ एशिया में, और ढाका में एक ओपन माइंड के साथ रीच आउट करना चाहिए. दैट मीन्स वट एवर हर थॉट इज ओवर मेकिंग अ स्टैचू, इंडिया शुड talk about it in Delhi, and then India should give a hand to Ms. Hasina to whatever she wants to do and to whatever she wants to do in the suburb area of Dhaka, whatever statue she's talking about, the father of the nation. India should support her in this, right? That's the major thing. And still with you need a booster, ऋषभ. देखो एग्जाम तुम्हारा आ रहा है, इससे बड़ा बूस्टर कुछ नहीं हो सकता यार. ठीक है. There's another paragraph which is quite important that says MSP, the factoids and versus the facts. ठीक है. The debate on agriculture issues must take into account the change geography of the procurement and seller's profile. Factoids का मतलब क्या होता है देख लो. Factoids का मतलब होता है ऐसा कोई भी आइटम जो अनरिलायबल इंफॉर्मेशन देता है और रिपोर्ट किया जाता है रिपीटेडली ताकि इसको हम एक्सेप्टेड फैक्ट की तरह मान ले. देखो एक होता है फैक्ट, मतलब कि एक होता है कि यार ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि देखो फॉर एग्जांपल हम तो बोलते हैं ना वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमें पता है ना कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, बॉईल करेगा ही करेगा. तो ये एक फैक्ट है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, राइट. और एक होते हैं फैक्टॉइड्स. अब मैं इसकी मीनिंग आपको कैसे बताना है बताते हैं. फैक्ट का मतलब पता है, ऑइड्स का मतलब पता है क्या होता है, जहां पर भी ऑइड लग जाता है, जैसे एंड्रॉइड में भी ऑइड लगा है, राइट. ऑइड का मतलब होता है रिजेम्बलेंस विद, ठीक है. अब देखो एंड्रो मतलब क्या होता है, मैन. समझना इस बात को, ठीक है. एंड्रॉइड मतलब क्या, एंड्रो मतलब क्या होता है, मैन. और यू कैन ऑल्सो से ह्यूमन, ठीक है. और ऑइड का मतलब होता है रिजेम्बलेंस, ठीक है. इंसान क्या करता है, हम बोल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, एक साथ सारा काम कर रहे हैं, तो वी आर मल्टीटास्किंग, राइट. तो एंड्रॉइड भी क्या है, एंड्रॉइड कहाँ से आया, मल्टीटास्किंग से आया. तो एंड्रॉइड कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो मल्टीटास्क करती है, समझ रहे हो. सो मल्टीटास्किंग इज व्हाट वी मीन बाय, मल्टीमास्किंग लिख दिया हमने, मल्टीटास्किंग इज व्हाट वी मीन बाय एंड्रॉइड. और वैसे ही कह रहे हैं फैक्टॉइड्स, एक होते हैं फैक्ट्स जो साइंटिफिकली प्रूवन है, एक होते हैं फैक्टॉइड्स वो रिजेंबल करते हैं फैक्ट की तरह लेकिन फैक्ट होते नहीं है. कैसे नहीं होते, जब आपके पास कोई चीज बार बार बोली जाती है. अच्छा कभी ऐसा हुआ है यार बिल्ली रास्ता काटी है तो गलत हो गया, नहीं हुआ नहीं है कभी, लेकिन बार बार आपके दिमाग में बोला गया ना, स्टोर किया गया, बिल्ली रास्ता काटेगी तो ऐसा होगा, बिल्ली रास्ता काटेगी तो गलत होगा, बिल्ली रास्ता काटेगी तो गलत होगा. चिमटा बजाओ मत, घर में लड़ाई हो जाएगी. कैंची चलाओ मत, घर में लड़ाई हो जाएगी. सुई रात में मत यूज करो, घर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा. भैया पहले के जमाने में होता ये था कि अंधेरा हो जाता था, लाइट नहीं होती थी, इसलिए सुई रात को यूज़ करने के लिए मना किया जाता था. अब ये नहीं कि रात को सुई यूज़ करने से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, नहीं, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है. जो बोलते हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को सर नहीं धोना चाहिए, भैया पहले के लोगों के बाल यहाँ शुरू होते थे वहाँ तक जाते थे नीचे तक, है ना. तो बात इतनी सी होती थी कि एक दिन अगर सर धोएंगे तो एक दिन लगता था पूरा सर सूखने के लिए, और काम करने के टाइम पूरा जूड़ा उड़ा बना के सब लोग सर पे रख लेते थे. और तब तुम्हारा बार्बर और हेयर कटर और हेयर ड्रेसर नहीं होता था, इसलिए वो कहते थे कि एक दिन छोड़ के एक दिन बाल धो. समझ रहे हो. तो वो ये फैक्टॉइड्स है, क्योंकि हमें बचपन से बोला है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे बाल नहीं धोना, भगवान जी नाराज हो जाएंगे, है ना. तो क्या मंडे वेंसडे और फ्राइडे वाले भगवान जी ओपन माइंड के हैं क्या, नहीं रे, ऐसा नहीं है, ठीक है. तो ये फैक्टॉइड्स है, बार बार बोला गया इसलिए आपने उसको समझ लिया कि हाँ वो सही है. सो कह रहे हैं एमएसपी से रिलेटेड हमें समझना चाहिए कि क्या फैक्टॉइड्स और क्या फैक्ट्स है. तो डिबेट जो एग्रीकल्चर इशू की है
उसे हमें अकाउंट में लेना चाहिए, उसमें हमें कंसिडर करना चाहिए कि अब प्रोक्योरमेंट की और सेलर की जो प्रोफाइल है वो चेंज हो चुकी है। मतलब कैसे सामान लिया जाता है और कैसे बेचा जाता है, ये दोनों की प्रोफाइल चेंज हो गई है। तो अब हमें इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैम सुपरस्टिशन है ये, क्यों? आई डोंट नो, इट्स नॉट सुपरस्टिशन, आई टोल्ड यू यार, इट्स नॉट सुपरस्टिशन। ये ज़माने पहले से बात चली आ रही है, क्योंकि पहले रीजंस हुआ करते थे कि ऐसा क्यों किया जाता है ना, उसको लोगों ने रिलीजन से जोड़ दिया। बहुत तेज तो हैं ही हम, है ना, हर चीज़ को रिलीजन से जोड़ने में, तो वो वाली बात हो जाती है। बट एनीवे, ओके, सो क्या क्या वोकैबुलरी है इसकी बात करते हैं। पहली चीज़ फैक्टॉइड्स। फैक्टॉइड्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया, कोई ऐसी चीज़ जो अनरिलायबल इंफॉर्मेशन के साथ आती है, बार बार बोली जाती है, इसलिए लोग समझ लेते हैं कि वो फैक्ट है, बट है नहीं। प्रीडोमिनेंस का मतलब होता है वो ऐसी स्थिति, वो ऐसी कंडीशन जहां पर आप ज़्यादा की तादाद में आते हो नंबर या अमाउंट में, ठीक है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, एक्वायर करना, ठीक है। शाफ का मतलब होता है मैं बताती हूँ, आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव सीन दिस और नॉट, बट आई हैव। जब क्या कहते हैं उसको, गेहूँ हार्वेस्टिंग के बाद आता है, मतलब जो गेहूँ के ग्रेन आते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग होती है ना, तो वो जो सूप से ऐसे 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 करके क्या बोलते हैं उसको, फटकते हैं और फिर उसके बाद उसको हवा के सामने रखते हैं ताकि धीरे धीरे गिराएं तो उसका जो छिलका है वो अलग हो जाए और जो ग्रेन है वो नीचे गिर जाए। जो छिलका होता है ना, उसी को आप शाफ बोलते हैं। अगर आप ओरिजिनली चावल वो पैकेट वाला ना खरीद के कहीं ओपन चावल खरीदते हो तो कभी कभी आपको शाफ मिल जाते हैं, मतलब वो ब्राउन कलर का जो कोटिंग होता है ना उसके ऊपर, उसको, है ना, हाँ, वो आपको कभी कभी मिल जाता है। चलो, सो देन वी हैव कमोडिटीज और रॉ मटेरियल या प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि बॉट और सोल्ड किया जाता है, उसको हम कमोडिटी बोलते हैं। ट्रैक्शन का मतलब होता है वो एक आइडिया, वो प्रोडक्ट जो आपको पॉपुलैरिटी दिला सकता है, जो आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ा सकता है, जो आपको आगे बढ़ा सकता है, राइट। दिस इज व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट, राइट, समझ रहे हो? या चलो आगे देखो। साइट्स का मतलब क्या होता है, मेंशन करना किसी को, है ना। रीसाइट समझते हो, रेसिटेशन होता था स्कूल में, रेसिटेशन होता तो उसमें भी साइट वर्ड आता, CIT, है ना। साइट का मतलब होता है कहना, रीसाइट का मतलब होता है वापस से कहना। तो तुम जो पढ़ के आए हो, जो तुम लर्न करके आए हो, उसको रिसाइट कर रहे हो सबके सामने, वापस से कह रहे हो, है ना। सो साइट का मतलब होता है फॉर्मली मेंशन करना, किसी को प्रेज करने के लिए या फिर किसी को कमेंट करने के लिए, दैट मीन्स अच्छा बोलने के लिए। देन वी हैव पर्टेनिंग टू, दैट मीन्स एप्लीकेबल, किसी के ऊपर लागू किया जा रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स एक एक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंट्रोल किया जाता है लोकल ऑफिसर्स के द्वारा या अथॉरिटीज के द्वारा, बल्कि एक सिंगल के द्वारा नहीं। डिवॉल्व्ड का मतलब होता है जिसके पास, हैविंग हैड पावर ट्रांसफर टू डेलीगेटेड टू अ लोअर लेवल, मतलब पावर जो थी अब उसको आपने क्या किया है, लोअर लेवल पर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल या रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन पर। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, देखो बैंक में कभी कभी क्या होता है, आप लोग जब PO बन जाते हो ना, PO बनने के बाद आपको इंटरनल एग्जाम्स होते हैं और उसमें आप वो बनते हैं, क्या नाम है, ब्रांच हेड बनते हैं, राइट। तो ब्रांच मैनेजर बनते हो, ब्रांच हेड बनते हो। कभी कभी आपका जो है दिमाग ना एकदम पागल हो जाता है, जैसे कि सैटरडेज को भी आओ, क्लोजिंग कराने भी आओ, तुम्हारी तो तबीयत ख़राब हो ही नहीं सकती, तो तुम क्या कहते हो, भैया हमको डिमोट कर दो। तो दैट इज़ कॉल्ड डिवॉल्व करना, ठीक है, हमें डिमोट कर दो, हम PO ही सही थे, सैलरी नहीं कम होती है, तुम फिर PO की तरह काम करने लग जाते हो, बस तुम्हारा कैबिन तुमसे छिन जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। बिकॉज आई हैव सम पीपल एक्सपीरियंसिंग दिस, तो मुझे पता है। चलो, रीइंबर्स का मतलब क्या होता है, रीपे करना एक ऐसे इंसान को जिसने स्पेंड कर दिया है या मनी खो दिया है। फिर उसके बाद विगरसली का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ, एफर्ट और एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। मार्जिनल का मतलब होता है कोई, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, सिर्फ जितना चाहिए, जितना एक्यूरेट होना चाहिए बस उतना ही है, तो बॉर्डर लाइन पे है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है प्रैक्टिस करना वैरिंग प्रोडक्ट्स को, मतलब ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना जो कि एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। रेंज का मतलब होता है एक ऐसी क्वालिटी या कंडीशन जो कि एक डोमिनेंट फीचर है सिचुएशन का या फिर एक प्लेस का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ओके, आई होप इट्स डन। यस, चलिए, तो देखिए भैया कुछ की पॉइंट्स हैं इसके
है ना। और जितने भी की पॉइंट्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ तक आपके लिए। ये पैराग्राफ मैं आपके साथ शेयर करूँगी टेलीग्राम चैनल पर, और उसके बाद आप इसको एक बार पढ़ोगे। ये आपका आज के लिए होमवर्क है, बिकॉज कल एडिटोरियल नहीं आएगा, और कल आपके लिए ये एक होमवर्क होगा कि ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप 3 दिन की फाइल्स मेरे को शेयर करनी है, आई नो, परसों की, कल की और आज की, और तीनों फाइल्स आज एक साथ अभी शेयर कर देंगे। तो सारी फाइल्स इसको आपको पढ़ना है ना, हाँ, इसको आपको पढ़ना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आज पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिबेट जो है एग्रीकल्चरल इश्यूज पे, उसे हमें अकाउंट में लेना है और ये बताना है कि प्रोक्योरमेंट मतलब किस तरह से हमें चीज़ों को अपनाना है और सेल किस तरह से हमें उसे बेचना है। ये इसका एजेंडा जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है और अब हमें इसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ये MSP द फैक्टॉइड्स वर्सेस द फैक्ट्स, ये जो वर्ड है ये अभी मैंने आपको बताया था, इसी पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड है। ये पैराग्राफ आपका होमवर्क है, बच्चे इसको करना ज़रूरी है, ठीक है। या दैट्स द थिंग। चलिए, तो क्या है उसके अलावा अभी बता देते हैं। तो एक बैच लॉन्च हो रहा है 21 दिसंबर से, मतलब मंडे से। अगर आप कल 20 तारीख के 12 बजे रात से पहले पहले इस बैच को ले लेते हो, तो ये 1799 अप्लाई करने के बाद कोड अप्लाई करना exam20 EXAM20। इस कोड को अप्लाई करते ही आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन ये मिडनाइट 20th के मिडनाइट से पहले पहले का टाइम है। 50+ आवर्स की लाइव क्लासेस है इसमें, 5 डेज का स्केड्यूल है, मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग इसकी 1 से 2 बजे है, ठीक है। और दूसरी चीज़ 200+ इंडिविजुअल टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस है और 300+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। 3 मॉक टेस्ट है आपके सेशन के एंड में, एंड ऑफ कोर्स ये पूरा एक कॉम्पोजिशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जिसको चाहिए वो कौन सा ले सकता है, राधे की रीजनिंग जिसको चाहिए वो ये ले सकते हैं, जिसको इंग्लिश में वीक है वो इंग्लिश का ले लेगा, जो जनरल अवेयरनेस में वीक है जनरल अवेयरनेस का ले लेगा। कोड याद रखना, कोड लगाना है exam20, किसी भी बैच में लगा सकते हो exam20 ताकि आपको 20% डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन ये कल रात 12 बजे से पहले पहले तक ही काम करेगा, ठीक है। एक कॉम्पोजिट बैच भी है जिसमें चारों ही अवेलेबल हैं, 4999 उसका कॉस्ट है, उसमें भी आप यूज़ करोगे exam20 तो आपको इसमें भी 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें सारे बैचेस की सारे आवर्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो ओके, again we'll end up with this: when we are stuck with problems in life and stereotype solutions don't work, think differently, there will always be a way. ये तो मैंने कल पढ़ाया था आपको। Anyway, you can join this English with Anchal Mam official. इसमें सारी PDF शेयर होती हैं, and of course you can join our Telegram group and channel Exam Centric, जहाँ पर PDFs और updates आपको सारे मिलते रहते हैं, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी से जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, यस चेतना उसके साथ ऑफिशियल लगाना ज़रूरी है। सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, तो यू कैन ज्वाइन इन वेर एवर यू वॉन्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी हियर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए क्योंकि ठंड बढ़ रही है, और जल्द से जल्द हम मिलते हैं आपसे वापस। थैंक यू।